इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं जनरली 5 टाइप्स के। दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हमारी लाइफ में या हमारे आसपास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब उनके टाइप हैं। First, we will study about the combination reaction. Combination reaction वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट हैं, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज वाटर। अमोनिया प्लस HCl गिव अमोनियम क्लोराइड, सिंगल प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, two reactants and they react to form calcium hydroxide, that is known as the slaked lime. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ये कंबाइन करके या रिएक्ट करके एक नया बिल्कुल अलग ही नया कंपाउंड बनाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। मतलब चाहे दो एलिमेंट्स हो, दो कंपाउंड्स हो, या दो या दो से ज्यादा एक एलिमेंट या कंपाउंड्स हो, ये सब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द reaction between two or more than two substances, whether they are elements, compounds, or an element or compound, it is known as the combination reaction. फिगर में क्या है? इस फिगर में एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम हमने लिया, क्विकलाइम में हमने वाटर ऐड किया। जब हम क्विकलाइम और वाटर को ऐड करते हैं तो इनके बीच में जो रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम, सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम, इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो व्हाइट वॉशिंग में जनरली होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम को अप्लाई कर दिया जाता है ऑन द वॉल्स। 2-3 दिन के अंदर, व्हाइट वॉशिंग के बाद में 2-3 दिन के बाद में जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसके साथ में रिएक्ट करके एक सॉलिड प्रोडक्ट बना देता है, दैट इज नोन एज द कैल्शियम कार्बोनेट। जो वाटर प्रेजेंट होता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब हो गया सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेट लाइम। तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? गैस बनाएंगे, दैट इज नोन एज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पहले भी हो चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाएंगे, दोनों गैसेस फॉर्म में है, दो रिएक्टेंट्स है, सिंगल प्रोडक्ट बना, दैट इज नोन एज द वाटर, विच इज अ लिक्विड। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अपोजिट किस तरीके से होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट अप करेंगे अगर हम उसको, तो हीट करने के बाद में ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड एक एक्टिविटी है आप लोगों के सिलेबस में। तो लेड नाइट्रेट को हमने अगर हीट करेंगे स्ट्रांगली, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे
तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट इट इज कलरलेस, हीट अप किया, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन फ्यूम्स के साथ में रिलीज होती है और साथ में लिबरेट हुआ ऑक्सीजन। अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड रिलीज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की जो पहचान है वो क्या है कि अगर ब्राउन फ्यूम्स के साथ में रिलीज होती है, दैट मीन्स इट इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कलर चेंज भी है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है कि अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट अप करेंगे तो जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर कितना प्रेजेंट है इसमें, 7H2O। 7H2O वाटर, दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉल्ट के साथ में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने क्या किया, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जहां पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उस सॉल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट सॉल्ट को हमने हीट किया इन द बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या मिला, हमें मिला ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, साथ में गैस रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो एक पहचान है वो ये है कि इसमें रॉटन एग्स की स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। तो इस तरीके से जितनी भी गैसेस रिलीज होती हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन में हो, डिकम्पोजिशन में हो या किसी और फॉर्म में हो, तो हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिससे हम, एक पर्टिकुलर साइन है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी गैस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक एक्टिविटी और है सिलेबस के अंदर। एक हमने प्लास्टिक का मग लिया, प्लास्टिक के मग में हम ये इस तरीके से दो रबर स्टॉपर्स को फिक्स कर देंगे। दो हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिए, जनरली ग्रेफाइट के होते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स, उनके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लिखी। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया, मग के अंदर भी हमने वाटर फिल किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन गया अब वाटर। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में हमने इस कॉम्बिनेशन को अटैच किया। करंट पास होगा, जब करंट पास होगा तो उस समय जितना भी बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी इनटू दीज टेस्ट ट्यूब्स एंड दीज बबल्स दे डिस्प्लेस वाटर। इस टेस्ट ट्यूब में से वाटर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो जो गैसेस बनेंगी, जो बबल्स हैं, दीज आर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जब भी कंबाइन करते हैं, एक अपने पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन दे कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से इनको हम सीधा कर देंगे और उसके बाद में हम इनको मेजर कर लेंगे। जब गैसेस को हम मेजर करते हैं इन द लैबोरेटरी तो कैथोड पर कैटायंस जाएंगे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या हम कहेंगे कलेक्ट होगी, और एनायंस एनोड पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी या वहां पर कलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज एन एक्टिविटी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। Or electrolytic decomposition, it means with the help of electricity, when a single reactant, it is decomposed into 2 or more than 2 products. Activity, it is very important. Question generally आता है, what volume of hydrogen gas is collected over the volume of oxygen gas? Right? Now, the decomposition reactions which is carried out by light energy, it is known as photolytic decomposition reaction. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में अगेन देयर इज एन एक्टिविटी। हम एक वॉच ग्लास के अंदर सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड लेंगे और उसको सनलाइट के पास में इस तरीके से रख देंगे। जो सिल्वर क्लोराइड है, दिस इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड
ग्रे कलर के सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, और जो गैस लिबरेट होगी दैट विल बी द क्लोरीन गैस. This reaction it is mostly used in black and white photography, right? So decomposition reactions, when a single reactant decomposes in the presence of heat, light and electricity into two or more than two products, then it is known as decomposition reaction. They are of three types: thermal, electrolytic and photolytic decomposition reactions. Now अब आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज 9th में भी स्टडी की थी. रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव मेटल दैट इज पोटेशियम, ये बिल्कुल टॉप पर है, और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड सबसे नीचे है. हायर जो ऊपर वाला है मोस्ट रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एटम. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने फिर एक एक्टिविटी करेंगे. वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, हमने एक टेस्ट ट्यूब्स ली, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, या हम चलो पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं. इस टेस्ट ट्यूब में हमने 2 आयरन नेल्स को इस तरीके से हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस क्लैंप. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन नेल है. 20 मिनट्स के बाद में हम क्या देखेंगे कि जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये फेड अप हो गया, इस तरीके से फेड हो गया. और फेड होने के बाद में जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा इनटू द वन ऑफ द नेल. इस तरीके से नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. तो एक्टिविटी क्या है या रिएक्शन क्या है, ऐसा होता क्यों है? नॉर्मली क्या है कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डिप करते हैं तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है. इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में है क्योंकि सॉल्यूशन है, वाटर के साथ में मिक्सअप है. आयरन प्रेजेंट है, आयरन इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, इट इज इन द नेल फॉर्म, नेल की फॉर्म में है आयरन. यहाँ पर आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट एक सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द आयरन नेल्स. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है, इट इज ब्लू कलर. ब्लू कलर फेड होके फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. दिस इज एन एक्टिविटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही टोटली डिफरेंट है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट एक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द 2 कंपाउंड्स. जब 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है आयंस का और एक दो नए कंपाउंड बन जाते हैं. ठीक है, जैसे सपोज अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो ए बी और सी डी. ए बी सी डी का मतलब है दिस कैटायन ए इट रिएक्ट्स विद दी या इट कंबाइंस विद दी एनायन डी, एंड बी इट रिएक्ट्स और इट कंबाइंस विद दी कैटायन सी. अगर हम याद करने का तरीका देखते हैं तो हम इस तरीके से याद करते हैं कि बाहर वाले के साथ में कंबाइन करता है और अंदर वाले के साथ में कंबाइन करता है. दिस इज जस्ट अ निमॉन जिसे हम कहते हैं, याद करने का एक तरीका है. ठीक, तो एक इसमें फिर से एक एक्टिविटी है हमारे एनसीईआरटी की बुक में. हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, दूसरी उसके अंदर हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन फिल करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन फिल करेंगे. एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब होता है कि वाटर दोनों में प्रेजेंट है. जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज ऑफ द बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या था, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और साथ में मिलेगा हमें एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. So this type of reaction, it is also known as precipitation reaction.
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन कौन से आयंस का हुआ है। बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट के साथ में, तो बेरियम रिएक्ट कर गया सल्फेट के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम कैटायन है, सल्फेट एनायन है, तो ये जो कैटायन है इस रिएक्टेंट का, इसने रिएक्ट किया या इसने कंबाइन किया इस रिएक्टेंट के एनायन के साथ में, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसी तरीके से दिस कैटायन सोडियम कैटायन इट कंबाइंस विद द क्लोराइड एनायन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कैटायंस और एनायंस या जब भी दो रिएक्टेंट्स हैं उनमें एक कैटायन और एक एनायन एक्सचेंज होता है, कभी भी खाली कैटायन कैटायन या एनायन एनायन एक्सचेंज नहीं होते, अदरवाइज हमें वही सेम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो हमारे रिएक्टेंट साइड में थे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ आयंस का, बेरियम आयन कंबाइन किया सल्फेट आयंस के साथ में और सोडियम आयन कंबाइन किया क्लोराइड आयंस के साथ में। ठीक, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, लेकिन सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दे आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बने, मतलब कि प्रेसिपिटेशन हो, और प्रेसिपिटेशन का मतलब है इनसॉल्युबल सॉल्ट बने, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का है। अगर देखो फिर से ये कैटायन, सिल्वर कैटायन ने कंबाइन किया क्लोराइड एनायन के साथ और सोडियम कैटायन ने कंबाइन किया नाइट्रेट एनायन के साथ। सो दिस इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो हो गए हमारे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिडक्शन हो गया द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड हमने वॉच ग्लास में कॉपर ऑक्साइड लिया और एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ में ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को, या हम ये भी कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट अप किया, तब वो एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन के गैस के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है कॉपर और साथ में लिबरेट होता है वाटर। कॉपर ऑक्साइड, अब देखो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन? जहां पर भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, जहां पर भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इसका मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकली है तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो गई वो हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब फिर से देखो एक बार, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है, हट गई है और जाकर हाइड्रोजन में ऐड हो गई है, तो जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, हट जाती है, उसका होता है रिडक्शन। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दी तो खुद रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड ने क्योंकि ऑक्सीजन दी है हाइड्रोजन को तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन ने ली है ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में से ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है।
अगर हम डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस हम इस तरीके से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीडेशन, addition of hydrogen reduction, removal of hydrogen oxidation, and removal of oxygen reduction. Addition of non-metal or electronegative element oxidation, addition of metal or electropositive element reduction, removal of metal or electropositive element oxidation, and removal of non-metal or electronegative element reduction. Loss of electrons oxidation and gain of electrons reduction. अब देखो फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन था। दूसरा जो है एडिशन ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव होकर और किसके साथ मिल गई, जाकर क्लोरीन के साथ में मिल गई। अब देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ H2S का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो क्लोरीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो इसका होगा रिडक्शन, क्लोरीन का होगा रिडक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो ऑक्सीडेशन हुआ, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, और क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्लोरीन का हो गया है रिडक्शन। देखो यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, H2S ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गई सल्फर में, और क्लोरीन गैस रिड्यूस होके कन्वर्ट हो गई हाइड्रोजन क्लोराइड में। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारी डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, ऑक्सीडेशन जनरली डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करती है मेटल्स के ऊपर या फूड में। अगर फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है, खराब हो जाता है ऑक्सीडेशन होने की वजह से। इसी तरीके से अगर मेटल्स में ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल्स कोरोड हो जाते हैं। कोरोड कैसे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है, कोरोजन जनरली किसकी वजह से होता है, मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ये इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बना देता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से जो कोरोजन है ये आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को वीक कर देता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं ये जब भी इनमें रस्टिंग होती है, या स्टील भी हमारा अगर रिएक्ट करता है तो वो टूट जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट जो होते हैं फूड मटेरियल के अंदर वो ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट कॉज करते हैं, स्टेल हो जाते हैं। तो एरियल ऑक्सीडेशन जब भी होता है फैट्स एंड ऑयल्स का, इस कंडीशन में अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट कॉज होती है, दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जनरली फूड मटेरियल को खराब कर देती है, इसलिए इसको हमें रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना चाहिए। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी के लिए हमें फूड आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, जनरली रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है इन्हें। तो जो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जनरली हमारे मतलब हम लोग यूज करते हैं वो है BHA, that is butylated hydroxyanisole, and BHT butylated hydroxytoluene। तो इस सेशन का जो हमने अभी तक मैंने आपको बताया उसे हम फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
सिंगल रिएक्टेंट जब डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब 2 सिमिलर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, मतलब कि कैटायन और एनायंस का एक्सचेंज है, देन इट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द ऑक्सीडेशन, and removal of oxygen and addition of hydrogen, this is known as the reduction. And because of the oxidation, corrosion होता है, rancidity होती है। corrosion का मतलब हो गया जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है in presence of water molecules, then it is known as corrosion. For example, iron में rusting, it is a corrosion. corrosion है ये iron में rusting। या कई बार सी बीचेस पर हम लोग देखते हैं जो बिल्डिंग्स हैं उनमें एक खुरदुरापन आ जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कोरोजन ऑफ द बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स का कोरोजन कहा जाता है उसको। अगर फूड आइटम्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनमें एक स्टेल, एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है और अनप्लेजेंट टेस्ट आता है। अगर हम फूड आइटम्स को बहुत दिनों तक किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर रख दें जहां पर वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ में उनका रिएक्शन हो सकता है। तो रेंसिडिटी को हम रिटार्ड कर सकते हैं, रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स में BHA आ जाता है और BHT आ जाता है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनएसोल एंड BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। और दूसरे तरीके रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखना, या फिर क्या करना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उनमें जो पैकेज्ड फूड है जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस से सराउंड करते हैं, मतलब कि हम वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम पैकिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है बल्कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन गैस इट इज वेरी अनरिएक्टिव गैस होती है, ये ऑक्सीडेशन कॉज नहीं करती है। इसके अलावा हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं और फूड को हम स्टोर कर सकते हैं अवे फ्रॉम द लाइट।